हेलो बच्चों, आज हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है तो उसी दौरान एटम में बहुत ढेर सारी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाया जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कि द प्रोबेबिलिटी वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज सेड टू बी ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पर लोकेट करता है, कहाँ पर प्रेजेंट है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स की जरूर मदद लेते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम वी नीड अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। दीज क्वांटम नंबर आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो आगे चलते हैं बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द सेल कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेल आपकी होती है भाई KLMNOP, इस तरीके के सेल होती हैं। तो सेल KLMNO एंड P होती है। तो अगर इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, अब n की वैल्यू 1 है तो ये K सेल है, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये L सेल है, n की वैल्यू आपका 3 है तो ये M सेल है, n की वैल्यू 4 है तो ये N सेल है, और 5 है तो O है, और 6 है तो P है, एंड सो ऑन। ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ये रिप्रेजेंट करता है सेल को। क्या करता है? सेल को। इफ़ कोई एटम है उसके अगर 1 सेल है तो इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इतनी सेल आपका दिखाई दे रही, 4 सेल आपका 3 सेल हैं, ये 4 सेल आपको दिखाई दे रही, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 है तो इसके लिए n की वैल्यू हमेशा 4 होगी। इसका मतलब ये जितनी भी सेल हैं ये सेल को बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, यानी K सेल में है, ये L सेल में है, M सेल में है, ये N सेल में है। अगर n की वैल्यू 4 आ जाए तो आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन N सेल में है। किसमें है? N सेल में है। अगर n की वैल्यू आपका 3 आ जाए तो आपको समझना है M सेल में है, और n की वैल्यू 2 आ जाए तो समझ जाना है कि L सेल में है। n की वैल्यू 1 हो तो आपको समझ जाना है कि K सेल में है। तो ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सेल। सेल तो सेल को बताता है, साथ साथ में मेन एनर्जी लेवल को बताता है। क्या बनाता है? एनर्जी लेवल को। इसका मतलब ये है कि अगर ये K जो सेल है वो लोअर एनर्जी की है, उससे हायर एनर्जी की L सेल है, M और उसके हायर एनर्जी की सेल है, और N सबके हायर एनर्जी की सेल है। तो जब ये सेल की नंबर को बताएगा कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो जितना सेल आपका इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा, जैसे इसकी तरफ जाएंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर हमें सेल पता है तो उसकी एनर्जी हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें इनकी सेल के बारे में पता चल जाता है कि KLMN सेल हैं। तो KLMN सेल है तो साइज पता चल जाएगा। अगर एक सेल रहेगा तो साइज छोटा होगा, 2 सेल होगा तो साइज बढ़ जाएगा, तीसरा M सेल आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? और साइज बढ़ जाएगा, चौथी सेल आ गई तो और साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। पहले यहाँ पर रेडियस ये हो गई, दूसरे के लिए ये रेडियस हो गई, तीसरे के लिए रेडियस ये हो गई, फोर्थ के लिए रेडियस ये हो गई। तो जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं कि ये एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है ये बता देता है कि ये सेल जितना मतलब बढ़ते जाएंगे तो उससे उसी के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाएगा। और ये आप लोग जानते हैं RN रेडियस ऑफ N सेल का जो रेडियस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। RN इक्वल टू होता है बच्चों AN स्क्वायर, और A की वैल्यू यहाँ पर है 52.9 पिकोमीटर। क्लियर? तो फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द सेल। इफ K सेल, फॉर द K सेल द वैल्यू ऑफ N इज 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4, O के लिए 5। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। एनर्जी लेवल को भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है। तो जितना हायर सेल में होगा ज़्यादा अगर ये आपका हायर सेल में होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी।
अगर ये लोअर सेल में होगा तो एनर्जी उसकी कम होगी। तीसरा है साइज ऑफ एटम बताता है, तो साइज ऑफ एटम में आपका इसका रेडियस जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से हम लोग इसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो के सेल के लिए रेडियस कम होगी तो ये साइज इसका छोटा हो जाएगा एटम का। अगर 2 सेल हैं तो साइज बड़ा हो जाएगा, 3 सेल हैं तो और साइज बड़ा हो जाएगा, 4 सेल हैं तो और साइज बड़ा हो जाएगा। एवरेज डिस्टेंस को भी बताता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस कितनी है, तो हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सेल होंगी उतना ही एवरेज डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम को मेजर करता है, सेल के एंगुलर मोमेंटम को मेजर करता है, इसलिए इसका नाम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और सब्सिडरी क्वांटम नंबर है। तो एल की जो वैल्यूज होती हैं वो स्टार्ट होती है 0 से लेकर n-1 तक जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू कितनी है 2 है तो l की वैल्यू बच्चे हो जाएंगे 0 1, यानी n माइनस यानी 0 से लेकर कहाँ तक n-1 तक जाएगी, 0 to n-1। n-1 का मतलब है यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो गया, 2 - 1 यानी 1 आएगा, तो l की वैल्यू 0 और 1 होंगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू हो जाएंगी 0 1 and 2। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू हो जाएंगी 0 1 2 and 3। क्लियर, तो l की वैल्यू डिपेंड करती है n पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। तो l की वैल्यू को ध्यान रखना है, 0 से लेकर n-1 तक दिखा देना है। तो आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये क्या डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट करता है, डिटरमाइन करता है कि ये सेल का एंगुलर मोमेंटम क्या है। साथ साथ में ये आपका सब सेल के बारे में बताता है कि ये सब सेल इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, तो किस सब सेल में है ये इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है इसको एक्सप्लेन करने का काम करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। साथ साथ में सब एनर्जी लेवल को भी एक्सप्लेन करता है, किसको, सब एनर्जी लेवल को भी एक्सप्लेन करता है। तो L की वैल्यू अगर बच्चों 0 है तो ये S सब सेल होगा, और 1 है तो ये P सब सेल होगा, 2 है तो आपका D सब सेल होगा, 3 है तो F सब सेल होगा, 4 है तो G और 5 है तो H सब सेल होगा। इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स है कि S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0 होगी, और P के लिए L की वैल्यू 1 होगी, D के लिए L की वैल्यू 2 होगी, और F के लिए L की वैल्यू 3 होगी। F के बाद आता है G के लिए L की वैल्यू होगी 4, और G के बाद आता है H के लिए L की वैल्यू होगी 5। तो यानी ये सब सेल के बारे में बताता है कि S सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, कि P सेल में है, कि D सेल में है, या फिर F सेल में है। तो बच्चों आगे चलते हैं कि जो L की वैल्यू होती है N पर डिपेंड करती है। तो N की वैल्यू आप ध्यान रख लेना है, L की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर n-1 तक चली जाएगी। कहाँ तक, तो अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है यानी K सेल है, कौन सा सेल है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका L की वैल्यू n-1 तक होगी, 0 से स्टार्ट होगी तो वैल्यू होगी 0। तो 0 के लिए आपका 1s, ये सब सेल कौन सी हो जाएगी 1s, और 1s है तो नंबर आप सब सेल देख पा रहे हैं 1 होगी, यानी जो K सेल है K सेल में आपका 1 सब सेल होगी, वो भी कौन सी 1s। फिर इसके बाद n की वैल्यू अगर 2 है तो ये L के लिए होती है, L के लिए 2 है तो आपका L की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल l, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू हो जाएंगी 0 और 1 हो जाएंगी, और 0 और 1 होगी तो 0 के लिए 2s, यानी हम लोग जानते हैं कि L की वैल्यू 0 हो तो वो s होगी, और 1 होगी तो p होगी। तो 0 के लिए 2s और 1 के लिए 2p, क्योंकि ये सेकेंड आपका सेल है, तो सेकेंड सेल में जो भी s और p होंगी वो s और p होंगी, ठीक है, 2s और 2p होंगी। यानी आपका जो सेकेंड सेल है उसमें 0 और 1 है L की वैल्यू, तो सब सेल क्या हो जाएगी 2s और 2p। 2s और 2p दोनों मिलाकर कितनी सब सेल हो गई, 2 सब सेल हो गई। इसका मतलब L सेल में 2 सब सेल होती हैं, कौन सी 2s और 2p। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये आपका Kl के बाद m सब सेल है, n की वैल्यू अगर 3 है तो ये m सेल है,
m सेल मतलब n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर -1 तक, तो 0, 1 और 2 हो जाएगी, 0, 1 और 2 हो जाएगी। तो 0 के लिए 3s और 1 के लिए 3p और ये 2 के लिए d आ जाएगा। तो चूंकि ये किस में है, थर्ड सेल में है, तो 3s, 3p और 3d होंगी। नंबर ऑफ टोटल सब सेल कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 4 है तो ये n सेल के लिए है, और n सेल के लिए तो l की जो वैल्यू हो जाएंगी 0, 1, 2, 3 हो जाएंगी, n-1 तक जाना है। तो 4 सेल में जाते हैं तो 4s, 4p, 4d और 4f, यानी 0 के लिए आपको पता है कि s है, और 1 के लिए p है, और 2 के लिए d है, और आपका f के लिए 3 है। तो नंबर ऑफ सेल कितनी हो जाएंगी, सब सेल कितनी हो जाएंगी 4। इसका मतलब जो k सेल होगी उसमें से 1 सब सेल होगी, l के लिए 2 सब सेल होगी, m के लिए 3 सब सेल होगी, और n के लिए 4 सब सेल होगी। यानी n की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 है, तो जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतनी ही नंबर ऑफ सब सेल होंगी। क्लियर? अब तो बच्चों ये देखें, ये k सेल है, ये l है, m है और n है। इसका मतलब यहाँ पर केवल s होगी और वो भी 1s, यहाँ पर 2s और 2p होंगी, यहाँ पर 3s, 3p और 3d होंगी, यहाँ पर 4s, 4p, 4d और 4f होंगी। क्लियर? तो अगर इनका एनर्जी लेवल डायग्राम देखें कि कौन सा किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हमेशा एनर्जी जो होगी s की कम होगी, 4s से ज़्यादा 4p की होगी, और 4p से ज़्यादा 4d की होगी, 4d से ज़्यादा 4f की होगी। सिमिलरली अगर थर्ड सेल में चले जाएं तो 3s की एनर्जी कम होगी, फिर उसके बाद 3p की होगी, और फिर इसके बाद 3d की एनर्जी होगी। अगर सेकेंड सेल में चले जाएं तो 2s की एनर्जी कम होगी, उसके बाद 2p की एनर्जी होगी। फर्स्ट में तो एक ही है आपका 1 सेल। तो ध्यान दे लेना है कि s जो भी ऑर्बिटल होंगी, s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, यानी दे आर नियर टू द न्यूक्लियस, यानी आपका जो न्यूक्लियस है तो पहले यहाँ 4s इसी तरफ पाए जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल है 4s जो आपका सब सेल है वो आपका n सेल में अंदर की तरफ ही पाया जाएगा। सबसे बाहर की तरफ कौन पाया जाएगा, 4f पाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 4s की एनर्जी कम है तो अंदर की तरफ 4s होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, 4f होगा। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम दैट इज डिनोटेड बाय द L, कैपिटल L, इसके लिए जो वैल्यू होगी h/2 स्क्वायर रूट L प्लस 1। तो L प्लस L जो वैल्यू है यहाँ पर, L जो है वो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर L की वैल्यू आपका 1 होगा तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा h/2 स्क्वायर रूट 1 और 1 2 1 जा 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर L की वैल्यू 1 है यानी P सब सेल है, तो P सब सेल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा h/2 हो जाएगा। यहाँ पर L की वैल्यू क्या रख देंगे भाई, 1 रख देंगे, तो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 फार्मूले में है, तो ये आपका 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 1 जा 2 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा किसके लिए, एस पी ऑर्बिटल के लिए। ये एंगुलर मोमेंटम पी ऑर्बिटल के लिए होगा। इसी प्रकार से अगर डी ऑर्बिटल के लिए जाते हैं तो एल की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, तो 2 प्लस 1 यानी ये आपका 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 और 3 2 जा 6, √6 आ जाएगा। h/2 √6 किसका आ जाएगा, डी सब सेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो जनरली ये मैग्नेटिक जो बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है ऑर्बिटल से। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन करता है, और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में है ये कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो m की वैल्यू होती है बच्चों
किस पर डिपेंड करती हैं? एल पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती है? एल पे डिपेंड करती है। और एम की वैल्यू जो होंगी एल माइनस एल से स्टार्ट होकर 0 से होते हुए प्लस एल तक जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ एल इक्वल टू 1 तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एल से 0 प्लस एल तक जाएंगी। इसका मतलब ये हो गया m की जो वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी और +1 हो जाएगी। ठीक है। अगर l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू आपकी 2 है, तो m की जो वैल्यूज हो जाएंगी -2, -1, 0, +1 और +2। आपको ध्यान दे लेना है, जहाँ पर l की वैल्यू 2 होगी तो m की वैल्यू -l से स्टार्ट होगी और चलती चली जाएगी कहाँ तक? +l तक। तो -2 से -2, -1, 0, +1 और +2 हो जाएगी। तो ये L की जो वैल्यू होती है बच्चों 1, ये किसके लिए होती है? P सब सेल के लिए होती है। क्या होती है? P सब सेल के लिए होती है। तो P सब सेल के अंदर भी 3 ऑर्बिटल होंगी। क्या होंगी? 3 ऑर्बिटल। कौन कौन सी? Px, Py और Pz। Px, Py और Pz ऑर्बिटल्स होंगी। ये किसकी ऑर्बिटल हैं? P की ऑर्बिटल है। तो Px, Py और Pz, तो इनकी जो वैल्यूज होगी -1, 0 और +1 हो जाएंगी। क्लियर? इतनी बात समझने की ज़रूरत है। तो अगर L की वैल्यू 1 है तो ये P सब सेल के लिए है और P सब सेल की 3 ऑर्बिटल है, Px, Py और Pz। सिमिलरली अगर L की वैल्यू 2 है तो ये D सब सेल है और D सब सेल की 5 ऑर्बिटल्स हो गई। कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन सी? dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये 5 आपकी क्या हो गई? ऑर्बिटल्स हो गई। किसके लिए? अगर D सब सेल है तो D सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। कैसी हैं? 5 ऑर्बिटल हैं। कि जो S अगर सब सेल है तो S सब सेल के लिए केवल ऑर्बिटल एक ही होगी। P के लिए आपका 3 ऑर्बिटल्स होंगी, D सब सेल के लिए 5 होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो L की वैल्यू है बच्चों ये 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। तो जब L की वैल्यू 0 होगी तो ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी? आपका जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, जो वैल्यू है आपकी m है, यानी नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो 2l + 1 को फॉलो करता है। अगर l की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा, +1, तो ऑर्बिटल आपकी हो जाएगी 1। अगर l की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू रख देंगे 1, तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 2 + 1 आपका हो जाएगा 2 × 2 2 आ जाएगा, +1 आपका हो जाएगा टोटल 3। अगर इसी प्रकार से D है, D सब सेल है, D सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगी? L की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2, क्योंकि D के लिए होते हैं L की वैल्यू 2, तो 2 × 2 = 4, 4 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 +1 5। ठीक है। इसी प्रकार से L की वैल्यू अगर 3 होगी तो वो F सब सेल है, F सब सेल में क्या हो जाएगा? L की वैल्यू रखेंगे 3, क्योंकि F के लिए होती है L की वैल्यू 3, तो 3 × 2 + 6 +1, यानी टोटल हो जाएगा 7। तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी? S सब सेल के लिए 1, P के लिए 3, D के लिए 5 और F के लिए 7। तो चौथे क्वांटम नंबर की तरफ बच्चे चलते हैं। चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये डिटरमाइन करता है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग कैसा है। ये स्पिनिंग 2 टाइप की हो सकती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग अपवर्ड हेडेड एरो बनाते हैं, ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं ऐसा, और ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड हेडेड एरो बना देंगे तो ये आपका क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। अगर ये आपका ऑर्बिटल है, मान लीजिए 1s है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज सेड टू बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। पॉलिस अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल only 2 electron can accommodate in a single orbital. We can say that the electron we can say that 2 electron can accommodate in a single orbital having the opposite spin. So जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक क्लॉकवाइज और दूसरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एकोमोडेट करते हैं, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक बिहेवियर को
ये क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो उसके लिए s की वैल्यू +½ करेंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो s के लिए वैल्यू हम लोग करेंगे -½ तो s के लिए दो ही वैल्यू है, +½ और -½ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए +½ करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए -½ करेंगे। इफ़ वी कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन, लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन यानी क्लोरीन के लिए हमें ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यानी आपका जो 17th इलेक्ट्रॉन होगा, 17th जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर होगा, 3p में होगा। कहाँ पर होगा, 3p। तो इसको अच्छे से बंद कर लिए डब्बे में, भाग ना जाए कहीं, इसी पे फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या किया, ये 3p को हमने गोला कर लिया, इसमें से ही 17th इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो यहाँ पर 2 2 4 6 10 और 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है। इसके बाद 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3p में है। तो जो इसके लिए 3 है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है सीधे, और जो आपका ये p है, p किसके लिए होता है, आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ पर आपका n = आ गया 3। तो ध्यान दे लेना बच्चों, यहाँ पर 3p5 है, तो ये जो नंबर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो आपका ऑर्बिटल सब सेल लिखा हुआ है, सब सेल है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो m की जो वैल्यू होगी भाई -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो ये तीनों में तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। जब तीनों में नहीं पाया जाएगा तो या तो इसमें पाया जाएगा, या तो फिर इसमें पाया जाएगा, या तो फिर इसमें पाया जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए किस ऑर्बिटल में है, हमें क्या करना है, ये 3p ऑर्बिटल हमें क्या करना, बना लेना है। तो 3p ऑर्बिटल ये बना देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, फिल्ड करना है 1 2, हुंड रूल के हिसाब से भरते जाएंगे 1 2 3 4 5। तो अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो 12 यहाँ तक थे, 3s2 तक थे, और ये आपका 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया और ये 17। तो 17th इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। तो यहाँ पर हमारी जो m की वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या होगी, -1 0 और +1 होगी। क्या होगी, m की वैल्यू हो जाएंगी -1 0 और +1। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये 0 में है, तो 0 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो m की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0, और s जो है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो इसके लिए +½ रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसके लिए -½ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए है, तो s के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी, -½ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और लास्ट आपका जो सब सेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर हम लोग उसको क्या करना है, देख लेना है, और उसमें से जो नंबर होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। जो दूसरा आपका लेटर होगा वो सब सेल है, सब सेल के लिए क्या है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। l की वैल्यू अगर ये s होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, p होगा तो 1 हो जाएगा, और आपका d होगा तो l की वैल्यू 2 हो जाएगी, और f होगा तो 3 हो जाएगी। फिर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखना है कि इलेक्ट्रॉन किस में है, तो उसके लिए फिर ऑर्बिटल आपको बनानी पड़ेंगी। यानी आपका l की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू अगर 1 है, इफ़ द l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को हुंड रूल के हिसाब से भर देंगे, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा या जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइटेड कर देंगे। जब हाईलाइटेड कर देंगे तो फिर हमारा यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी, और s की वैल्यू जो होगी बच्चों वो हमें पता चल जाएगी कि s की वैल्यू अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो +½ से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो -½ से रिप्रेजेंट करेंगे। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।